ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अगर मेरे बस में होता है तो हम 243 विधायक बना देते। सम्मान के साथ समझौता है, विचारधारा की समझौता है। और जब सम्मान और विचारधारा होता है तो हम नहीं समझते कोई खटपट होता है। 5 उंगली अलग अलग हैं, लेकिन जब मुट्ठी एक होता है तो मुट्ठी बन जाता है। उसी तरह से हम 5 पांडव हैं। हम महाभारत की लड़ाई में कौरवों को हराने के लिए निकले हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। हम उनसे बात सीधा जुड़ेंगे। संतोष जी, चुनाव आ चुका है। चुनाव में आपकी पार्टी की तैयारी किस तरीके से है, किस तरीके से आप लोग कैंपेन कर रहे हैं और पार्टी का स्टैंड क्या है इस बार चुनाव में? देखिए, एनडीए एकजुट होकर के चुनाव प्रचार कर रहा है और तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम पूरे ग्राउंड स्तर पर, विधानसभा वाइज हो, चाहे बूथ स्तर हो, जिला स्तर हो, हम सब मिल करके तैयारी कर रहे हैं और साल भर से हम लोग लगे हुए हैं। पार्टी इंडिविजुअल भी अपनी तैयारी करती है, अपना संगठन का विस्तार करती है और जहां पर उनका फोकस से जो एरिया होता है, जहां काम करना, हम काम कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के तौर पर बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई एक बेक पार्टी के तौर पर हम नहीं काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद एनडीए के साथ है। इसलिए है कि हमने काम किया है। इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है और हम 20 सालों से डिलीवर किए हैं। जो बिहार लालू जी के राज में था, उस बिहार को हम बाहर निकाले हैं, शांति का माहौल लाए हैं, विकास की एक नई गाथा हम लिखे हैं। और अभी देख रहे होंगे कि ये साल भर के अंदर में जितने हमने वादे किए सब पूरा किए। जितने हमने वादे किए कि हम इतना रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो सब काम किए। आने वाला समय में भी हम अच्छा काम करेंगे। औद्योगिक क्रांति बिहार में हो, इसके लिए हमने माहौल बनाया है, औद्योगिक नीति लाया है, आईटी पॉलिसी लाया। तो इस बिना पर हम कहते हैं कि एनडीए हम मजबूत है, जनता का विश्वास है, हम प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। इस बार कितने विधायक बनाने जा रहे हैं आप लोग? अभी 4 विधायक हैं आपके पास। इस बार के चुनाव के बाद कितने विधायक हो जाएंगे आपके? अब देखिए, इसकी संख्या नाम भविष्य वक्ता है, न कुछ है, इसलिए हम इस पर क्या बोलें। पार्टी की का एक टारगेट होता है कि इस बार अपनी पार्टी को यहाँ कर लेकर जाना है, अपनी पार्टी की मजबूती जो है यहाँ तक लेकर जानी है। इसको लेकर के कुछ बताइए। हम लोग के मन में तो विचार है कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड बिहार में हो। उसके लिए जो संख्या सीमित है, उससे कहीं ज्यादा हम जीत पाए, ऐसा हमारी कोशिश है। कितने कितने विधायक बनाएंगे? मतलब एक होगा ना लक्ष्य, होगा कि हम इतने विधायक इस बार बना देंगे, लक्ष्य रख करके लोग चुनाव में जाते हैं। अगर हम ही अगर करने वाले होते तो 243 भी जीत जाते, बना देते हैं। ऐसा थोड़ी है, जनता नहीं तय करेगी। आप ऐसा सवाल कर रहे हैं और चाहे आप कहवाना चाह रहे हैं कि आप कितने सीट पर लड़ेंगे, तो वो बात नहीं है। आप उतना नहीं कीजिए। अगर मेरे बस में होता है तो हम 243 विधायक बना देते, लेकिन ये जनता फैसला करेगी। हम कोशिश करते हैं, कोशिश हम लोग 243 पर कर रहे हैं, एज एनडीए कर रहे हैं, एक साथ मिल के कर रहे हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। परिवार से कितने लोग इस बार चुनावी मैदान में होंगे? अब देखिए, इसका फैसला जब होगा, बातें होगी तब होगा। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि जो हम लोग हैं वो ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है, लेकिन कुछ से कम भी हो सकते हैं। अभी इसका कोई जानकारी हमें भी नहीं है। जब समय आएगा हम लोग बैठेंगे, आपस में तालमेल बात करेंगे, उसके बाद आप सबको बताएंगे। अच्छा, मांझी जी कई बार कह चुके हैं कि हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए सदन में हम जितने मजबूत रहेंगे, हम उतनी मजबूती से आवाज उठा पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे कम से कम 20 विधायक हों। उसके लिए हमको 30-35 सीट जो है या 40 सीट जो है वो लड़ना पड़ेगा। तो इसको लेकर के मांझी जी से कभी बातचीत हुई कि इस बार किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन में अपनी बात रखनी है? अब देखिए, गठबंधन में जो हमारी बात है, हम लोग को जो बात रखनी है, वो गठबंधन तक सीमित है। हम नहीं समझते हैं कि वो बात आपके समक्ष कोई रखी जाए। और हर पार्टी का हो, हर व्यक्ति का हो, अपनी बात होती है और हम अपने बातों को सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। हमको क्या करना, नहीं करना। और मैं इतना बता देता हूँ आपको कि हमारे गठबंधन में कहीं पर कोई कुछ इस तरह की बात नहीं है। सब सम्मान के साथ है, सम्मान के साथ समझौता है, विचारधारा की समझौता है। और जब सम्मान और विचारधारा होता है तो हम नहीं समझते हैं कोई खटपट होता है। हम लोग सही जगह पर, सही समय पर, सही सब काम कर लेंगे और आपको बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि एक अनुपात में सीटें बांटनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर?
अब मैंने नहीं सुना उनकी कोई बात, कौन सा अनुपात की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ही हम जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी गठबंधन के एक बहुत सम्मानित साथी हैं। उनकी पार्टी हमारे साथ, हम लोग एनडीए के साथ हैं, वो भी एनडीए को आगे बढ़ाने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और समझते हैं कि सबका काम बराबर है। कोई व्यक्ति चाहे समाज, हमारे 5 उंगली अलग अलग हैं, लेकिन जब मुट्ठी एक होता है तो मुट्ठी बन जाता है। उसी तरह से हम 5 पांडव हैं। हम महाभारत की लड़ाई में कौरवों को हराने के लिए निकले हैं और इसमें कहीं पर कोई कुछ नहीं कि कोई धनुष चलाएगा, कोई तोप चलाएगा, कोई कुछ चलाएगा। कि आप 5 पांडव है, लेकिन आपके 5 पांडव में आपके गठबंधन के साथी हैं चिराग पासवान, उनको से जो है काफी खिटपिट आपकी पार्टी की होती रहती है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही गठबंधन में ये आपको दिखता है क्योंकि आप आईना साफ नहीं करते हैं, गिलास को साफ करते हैं। आपके पिताजी ने कई बार उन पर हमले बोले हैं, वो खुद कभी हमला नहीं बोले हैं। देखिए, गठबंधन के रूप में, एनडीए के रूप में कभी हमला नहीं बोले हैं। कभी कोई विचार की ऐसी बात आती है, कोई ऐसा विचार जैसे वर्गीकरण की बात हो तो उनकी अपनी राय थी और कभी पुत्रवत उनको बोल देते हैं, कुछ ऐसा अनुभव की बात बोल दिए हैं। काबर क्या इमामगंज में जब आप लोग चुनाव लड़े थे तो आपके पिताजी ने आरोप लगाया था कि इमामगंज में चिराग पासवान जी जो है वो प्रचार करने नहीं गए हमारे लिए, इसके वजह से उस जाति का वोट हमें नहीं मिला। ये आरोप खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। ये आप बोल रहे हैं, मैंने नहीं सुना कभी इस तरह की बात कि वो बोले हैं, और न मैं बोला हूँ, न मेरे जो वहाँ के विधायक हैं वो बोली है, न मेरे पिताजी कभी बोले हैं इस तरह की बात कि वो नहीं गए, जानबूझ के नहीं गए। देखिए, उनके पास अपनी व्यवस्था थी, झारखंड में वो लड़ रहे थे, उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल था, तो वो समय ज़्यादा वहाँ दे रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग कई एक मंच शेयर किए, एक साथ हम लोग हैं और हम भी गए, वो भी आए, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। जब हमको बिहार के विकास की बात करना है, अगर वो पार्टी बनाए, वो नेता हैं, तो बिहारियों के लिए न है, बिहारी फर्स्ट और की बात करते हैं, तो बिहार की बात अगर करना है तो बिहार में सब लोग आता है और वो गठबंधन में ही रह के हम बिहारियों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कमजोर होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। चिराग जी, न जीतन राम मांझी जी गठबंधन को कमजोर नहीं करना चाहते हैं, सब मजबूत करना चाहते हैं और बिहार के विकास के हित में काम करना चाहते हैं। पिछली बार जब आप लोग चुनाव लड़े थे तो चिराग पासवान आपके गठबंधन में नहीं थे, तब आपको 7 सीटें मिली थी, आपका स्ट्राइक रेट 50 से भी ऊपर का था, 4 सीट आप लोग जीते। इस बार चिराग पासवान चूंकि गठबंधन में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी सीटें दी जाएंगी, तो क्या लगता है आपकी सीटें घटेंगी, बढ़ेंगी या उस पर स्टेबल रहेंगे आप लोग, क्योंकि गठबंधन में नए साथी तो ऐड हुए हैं? देखिए, हम लोग का दिल बड़ा है और 243 सीट ही है, उसी में बंटना है, तो निश्चित तौर पर सबको मैंने सम्मान के साथ कहा ना, तो सब लोग बड़े दल हैं, सब हैं, तो सब लोग इस बात को समझते हैं, तो सब अपने हिसाब से सबने सोच के रखा है कि किसको कितना सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए, तो इसकी चिंता नहीं करनी है। हम बड़े सही तरीके से सब काम कर लेंगे। अच्छा, चिराग पासवान के समर्थक अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। चिराग पासवान भी कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। क्या लगता है कि चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार के बाद? सबके समर्थक चाहते हैं कि सीएम बने, मेरे समर्थक भी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये तो जनता फैसला न करेगी। और जनता, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मान लिया है, गठबंधन के सब, चिराग पासवान ने भी माना है, जीतन राम मांझी जी ने माना है, भारतीय जनता पार्टी ने भी माना है, तो अभी तो उन्हीं के चेहरे पर हम वोट भी मांग रहे हैं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री होंगे। अब भविष्य के गर्त में और काल में क्या छिपा हुआ है ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए सबकी अपनी अपनी रणनीति है, सबके अपना अपना महत्वाकांक्षा है। हर कार्यकर्ता चाहता है, हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहता है कि उसके नेता सीएम बने, चाहे उच्च पद पर जाए, तो ये स्वाभाविक है, इसमें मैं कहीं गलत नहीं मानता हूँ। वो भी काम कर रहे हैं जनता के लिए और जनता का प्यार आशीर्वाद उनको भी मिल रहा है, इसलिए उनकी जनता, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम बने। ये स्वाभाविक सबके लिए यही सेम है। अब जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके यहाँ से कोई सीएम बने, तो ये सब होता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि आपके पिताजी भी बिहार में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या आपकी इच्छा है भविष्य में आप दावेदार होंगे सीएम पद के लिए? मैंने कहा ना कि इच्छा तो है, सबकी इच्छा है, लेकिन इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? देखिए, इच्छा होना और बनना जनता पर निर्भर करता है। हमारी इच्छा थी, मैं अपनी इच्छा से राजनीति में आया, लेकिन मैं मंत्री बना और एमएलसी बना, चाहे एमएलए बनूंगा, चाहे एमपी बनूंगा, ये जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। मेरी इच्छा उतना ही थी कि मुझे राजनीति में। आपकी इच्छा ये है कि आपको कभी भविष्य में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, आपके पिताजी को मिला, आपको भी मिले? आपकी इच्छा नहीं है कि हम आज तक से लेकर के एक अपना न्यूज चैनल खोले? मेरी इच्छा नहीं है। अगर आप नहीं इच्छा है तो आप इंसान है ही नहीं, इसका मतलब है कि आप। मेरी इच्छा मैं एक अच्छा पत्रकार बनूं, आप बताइए। अच्छा पत्रकार बनने के लिए भी तो मेहनत करने की जरूरत है, और उस लेवल पर कि देश दुनिया जाने। आप चाहते हैं कि नहीं
कि आपको ही पूरे देश दुनिया जाने। आपके आज तक में जो बड़े बड़े एंकर हैं जिनको पूरी दुनिया जाने, आप भी चाहते हैं कि उस लेवल पर जाएं कि नहीं? इच्छा है कि नहीं? तो आप बताइए, आपकी इच्छा है कि मुख्यमंत्री बने? मेरा सवाल का आपकी इच्छा है कि नहीं? आपकी जब इच्छा है कि मैं उस लेवल पर जाऊं और आप उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि जनता पर छोड़ दीजिए। इच्छा किसकी नहीं रहती है? इच्छा सबकी रहती है। आप किसी व्यक्ति से, राजनीति करने वाला व्यक्ति से पूछेंगे तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम उच्च पद पर जाएं, और उसका उच्च पद का अपना अपना डिफिनेशन होता है। कोई व्यक्ति एमएलए बनने के लिए परेशान है, कोई व्यक्ति मंत्री बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति। तो इच्छाएं अनंत है और इच्छा स्वाभाविक प्रक्रिया है मानव जीवन में। लेकिन इच्छा की पूर्ति जहाँ एक समर्पण होता है, सेवा होता है, परिश्रम होता है, और उसके बाद जनता पर छोड़ दिया जाता है, जो लोकतंत्र में है। तो हमने जनता पर छोड़ा है, मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और डेडिकेशन भी है। बिहार में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की यात्रा हुई, इस यात्रा को कैसे देखते हैं जो पूरे बिहार में राहुल गांधी ने यात्रा किया? एटम बम फटा ही नहीं, हमने तो कभी धमाका सुना ही नहीं। अब वो तो बार बार सड़कों पर भीड़ आ रही थी। अब भीड़ तो किसकी भीड़ थी, कहाँ से लाई गई थी? देख रहे थे हल्का लामा साड़ी बांट रही थी, अगर आप लोग देखे होंगे तो। टोपी पहना दिया जा रहा था, झंडा दे दिया जा रहा था। तो वो सब तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पैसे से होता है। बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी मैनेजमेंट करते हैं, तो ऐसे लोग काम कर करके भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। उसका मतलब थोड़े है बिहार में। बिहार इतना तेज है, बिहार तो लोगों को, गणराज हमारा फर्स्ट गणराज है, ज्ञान की भूमि है, लोगों को सिखाता है। गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बाहर वाले लोगों को भी, जो ज्ञानी लोग यहाँ आते हैं उनको ज्ञान के देता है बिहार की। देखो तुमको हम भीड़ से सेवा कर देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, तो सब सीख जाएंगे। चुनाव के बाद सबको समझ में आ जाएगा। वोट चोरी का आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया गया। अब वोट चोरी, जो बेचारा हारा हुआ है, जो डरा हुआ है, वो कुछ तो अपनी बहानाबाजी ढूंढेगा ना। कल हारेगा तो क्या बोलेगा? कहेगा यही बात कहेंगे, तो कहने दीजिए। चुनाव जीत जाएंगे, हम लोग जनता की सेवा करेंगे। वो बेचारे बोलने से भी गए हैं, तो उनको बोलने दीजिए। अच्छा, तेजस्वी यादव आपके काफी करीबी भी रहे, आप लोग एक साथ भी सरकार आपने चलाया है। तेजस्वी यादव खुद भी कई बार कह चुके हैं कि हम मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने अब तक चुप्पी साध रखी है उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर के। देखिए, स्वार्थ के से कोई गठबंधन बनता है ना, तो उसका ही हर्ष होता है। वो कांग्रेस की यात्रा जब हुई तो कांग्रेस को लगा, वो भीड़ जो आप बोल रहे हैं उसको देख के, कि ये तो जमीन हमारी नहीं थी, वो जमीन हमारी वापस मिल रही है और हम यहाँ राज किए हैं, वहाँ पहले रहे हैं। तो उनको लगने लगा थोड़ा सा कि हम भी बन सकते हैं। इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री क्यों न बनाए। जैसे कि उनके प्रभारी का स्टेटमेंट आया कि जनता तय करेगी। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी को सोचना चाहिए कि जिस कांग्रेस पिछलग्गू बनी हुई थी उनकी, आज तेजस्वी यादव को पिछलग्गू बनाया। तो लालू जी से कुछ सीखना चाहिए उनको। लालू जी ने कभी कांग्रेस को भाव नहीं दिया। बिहार में कभी कांग्रेस का मतलब लालू यादव थे। लालू यादव जितना सीट बोलते थे उतना करता था। आज लालू यादव जी अपने बेटे को कमान दिए हैं, तो बेटा का कमान उनके हाथ से निकल चुका है और वो राहुल गांधी लपक लिए हैं। अब उनको दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी तेजस्वी यादव जी को, सीएम बनने के लिए और सीट के लिए। अंत में 2-3 सवाल। चुनावी साल है, 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। लगातार स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, कभी TRE4 में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के लाठियां भी चल रही है। क्या नहीं लगता कि इससे चुनाव में नुकसान होगा, छात्रों के ऊपर लाठियां बार बार चलना? देखिए, छात्र हैं, पढ़ने वाले लोग कभी सड़क पर नहीं आते हैं, और सरकार हमारे जो आ रहे हैं सड़क पर वो कौन है? नहीं, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन कुछ नेता जो लोग होते हैं, या तो नेता बनो या अच्छा पढ़ाई करो, दो ही काम नहीं हो सकता। तो कुछ नेता होते हैं तो छात्रों को, जो नए नए बेचारे आते हैं, उनको बरगला के लाने काम करते। सरकार तो आपने देखा है कि हर स्तर पर काम कर रहे हैं। TRE4, TRE5 सबका डेडलाइन निकाला जा रहा है, डेट निकाला जा रहा है। उसके बाद स्टेट का जो STET का परीक्षा होना है, उसके बारे में सरकार बोल दी। सरकार ने बोला है कि आने वाले समय में हम और बढ़ाएंगे। तो अब देखिए, इच्छा कहे ना अनंत है, हर चीज पूर्ति कर देना ना किसी सरकार के बस की बात है। भगवान भी सब चीज नहीं पूर्ति करते हैं सबको। तो भाई, मांगने का भी एक सीमा होता है। मैं तो यही कहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार आपके हित की सोचती है, युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए। लेकिन हमें थोड़ा सा समय सरकार को भी देना चाहिए। अभी आप ये मत सोच के चलिए कि चुनावी वर्ष है तो हम अगर एजिटेशन करेंगे, सड़कों पर आएंगे तो सरकार हर बात मान लेगी। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। तो मैं तो आपके सामने बिना प्रार्थना करना चाहता हूँ उनसे कि आपके हित की सरकार है, बिहार के विकास की सरकार है, और जनता के विकास और
और साथ के साथ ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो बिहार को विकसित करना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, उद्योग धंधे लगाना है, तो हम सबको सरकार का साथ देना चाहिए। उसमें युवाओं के साथ साथ छात्रों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनसे हम यही अपील करेंगे कि चुनाव भर तो कम से कम इंतजार कीजिए। चलिए, अंत में एक सवाल, प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि हम वोट कटवा हैं, हम इतना वोट काट देंगे कि दोनों गठबंधन साफ हो जाएगी। तो वोट कटवा जब दोनों साफ हो जाएगा तो बचेगा कौन? अब खुद कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने लायक नहीं लाएंगे, हम वोट कटवा हैं, और दोनों साफ होगा तो बचेगा। वो कह रहे हैं कि हम इतना वोट काट जाएंगे कि एनडीए महागठबंधन दोनों साफ हो जाएगा। दोनों साफ हो जाएगा तो कौन बचेगा? सवाल तो ये है। बनाने की दावा कर रहे हैं। अपनी सरकार तो बोल रहे हैं कि उनका आंकड़ा जो बहुमत का है 135 का है, 122 नहीं है। तो देख लीजिए, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम अगर 50 से कम जीतेंगे तो अपने विधायकों को छोड़ देंगे। तो इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात करने दीजिए। वो भी आए हैं, लोकतंत्र है, बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं कहूँगा प्रशांत किशोर कम से कम 3 साल से बिहार के कोने कोने में जा रहे हैं, बिहार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो समय लगेगा। तेजस्वी यादव जी को भी सीखना चाहिए उनसे, प्रशांत किशोर से। जरूर सीखना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति आकर मेहनत तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी को मौका मिला, एक लॉन्च हुए डिप्टी सीएम में, और वो समझ रहे हैं कि बस बिहार हमारे उस घर से शुरू होता है, लालू जी से शुरू होता है, राबड़ी जी पर खत्म हो जाता है। बिहार ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत चीज़ है देखने को, समझने को, सीखने को। अगर आज वो उतना मेहनत किए होते हैं तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जी का जैसा, तो निश्चित तौर पर उनको कुछ फायदा होता। निश्चित मुख्यमंत्री बन जाते। अब मुख्यमंत्री कहे ना कि अब जनता ना मालिक है। मुख्यमंत्री को तो रात में बन ही जाते हैं, सुबह उठते हैं तो बेचारे वहीं रहते हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन थे और कई मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई।